फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप ग्रोइंग। सो चलो आज का पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज का होने वाला है BPSE 144। ये हमारा पेपर का नाम है और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनकी संभावना है, जो सिर्फ उन्हीं पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कल पेपर होने वाला है, तो इसको ध्यान से देख लेना। सिर्फ वही क्वेश्चन करूँगी मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, मैं अपनी वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन कराती हूँ जिनके आने की संभावना रहती है और जो पिछले कई 3-4 सालों से जो है रिपीट होते आए हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सार्क इन साउथ एशिया। ठीक है, तो इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और बी, और उसमें से आपको जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसमें से आपको कुछ 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन को जो है 400 वर्ड्स में लिखना है आपने। बाकी जो आपका क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि दक्षिणी एशिया में जो सार्क हैं, सार्क की भूमिका बतानी है आपने उसकी। ठीक है, कि क्या भूमिका है सार्क की और उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और ये क्या करता है साउथ जो एशियन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सार्क की स्पेलिंग जो है, इसका फुल मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, मतलब साउथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी भूमिका जो है ना, वो दक्षिण एशिया के देशों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो दक्षिण एशिया के जो देश है ना, उनके विकास के लिए ये जो सार्क है इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है कि और ये इसको क्यों बनाया गया था, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपने आंसर में लिखना है। तो सार्क की जो स्थापना का जो एक मोटो था ना, वो दक्षिणी एशिया के देशों के, जो दक्षिण एशिया वाले देश थे, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाना था। ठीक है, तो जो साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ आती थी, उन कंट्रीज़ की जो आर्थिक, जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, और जो सामाजिक विकास था। सामाजिक विकास का मतलब होता है कि लोगों का रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल, उनके जो जीवन जीने के तरीके, और मतलब क्या उनको बेसिक सुविधाएं उनको मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है यहाँ पर। जो मूलभूत सुविधाएं आप बोल सकते हैं। ठीक है, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना, तो वो सामाजिक विकास हो गया। आर्थिक विकास में मतलब कि क्या लोगों के पास इतना धन है कि वो अपनी जीवन यापन ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो सिंपल सी बात है ना कि पैसा बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक सी लाइफ जीने के लिए भी मनी इज़ ए नीड। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट में जो सार्क के ज़रिए ही जो दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण, जो दक्षिण एशिया में जितने भी लोग आते हैं ना, कंट्रीज आती हैं, उनका कल्याण के लिए ये संस्था बनाई गई थी। कौन सा कल्याण? जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। ठीक, जीवन स्तर को, सुधार को थोड़ा ऊपर बढ़ाया जा सके, और इसी के ज़रिए जो सार्क के ज़रिए ही जो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं ना, उनमें आपसी विश्वास और सहयोग की भावना भी बढ़ी। ठीक है, इस चीज़ ये, और उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग, आप समझ भी लिख सकते हो, एक आपसी समझ भी बढ़ती है। और सार्क के ज़रिए जो दक्षिण एशिया के देशों के बीच, जैसे मैंने बताया आपको, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास, और साइंटिफिक, वैज्ञानिक सहयोग। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के जितने भी जो कंट्रीज़ आती हैं, उनका कल्याण के लिए बनाया गया था। उनके जीवन स्तर, वहाँ के लोगों का सुधर सके, जिससे कि उनमें आपसी विश्वास, सहयोग, समझ बढ़े, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला, तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला, और वैज्ञानिक सहयोग को भी यहाँ पर ये बढ़ाता है। सार्क का ये काम है। जैसे एक फैमिली में एक मेन फैमिली मेम्बर होता है ना, वो बाकी फैमिली मेम्बर्स की किस तरह से केयर करता है या उनकी हेल्प करता है, उनमें अगर आपसी झगड़े भी हो जाते हैं तो भी उनको सुलझाने की कोशिश करता है, तो वही काम सार्क का होता है। ठीक है,
ओके, थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि जो सार्क के ज़रिए जितने भी दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे SA लिख देती हूँ। तो साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, उन कंट्रीज़ में एक ना आत्मनिर्भरता, सामूहिक आत्मनिर्भरता आप बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसको बढ़ाता है, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। कैसे? जैसे कि कुछ कंट्रीज़ आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करते हैं, सामान जो बनाते हैं। कोई मान लो कोई पर्टिकुलर कंट्रीज़ है, मान लो इंडिया है। इंडिया मान लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पर कपड़ा काफ़ी होता है, शूज़ हो गया या और भी जितने भी मसाले हो गए। इन चीज़ों को जैसे हम बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अगर मान लो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है उन चीज़ों को, तो और फिर हमें वापस उसके रिटर्न में क्या मिलता है? जो पर्टिकुलर जो दूसरी कंट्री है जिसके साथ हम व्यापार कर रहे हैं, वहाँ से हमें बदले में कुछ मिलेगा, या तो मनी, या फिर उस देश की कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पर वो देश उत्पादन करता है। तो एक तरह से ना दोनों देश एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हो जाते हैं। आत्मनिर्भर होंगे तो ग्रो होगा, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में आप बता देंगे कि सार्क के ज़रिए ही या सार्क की हेल्प से ही जो जितने भी दक्षिण एशिया के देशों के जो साझा हित होते हैं, साझा हित क्या होते हैं? एक दूसरे के हित जो होते हैं ना, उन मामलों पर जो इंटरनेशनल स्टेज पर आपसी सहयोग बढ़ता है। मतलब जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं, वहाँ पर एक जब कोई किसी भी देश का कोई मुद्दा एक इंटरनेशनल स्टेज पर जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के कोई मैटर है, वो जाता है किसी म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज़ फॉर इंटरनेशनल फोरम में अगर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ता है ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है। इसमें इसका रोल हो गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ सार्क इन एशियन कंट्रीज़। थोड़ा सा मैं इसके महत्व के बारे में भी बता देती हूँ। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? जो पहली बार इसकी जो अवधारणा आई थी कि इस तरह का कुछ एक संगठन बनाना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम जो ये 1980 में हुई थी, मई महीने में। तो सार्क की स्थापना या गठन के लिए जो एक स्टार्टिंग की गई थी, पहल की गई थी 1980 में, ठीक है। इसके कौन कौन से इसके सदस्य हैं? ये संगठन इसमें जो है बांग्लादेश, भारत, अपना इंडिया, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। मतलब ये सारे सारे इसके सदस्य हैं। और इस संगठन के जो कामकाज के लिए इनको पहचानने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए, या जैसे कि कृषि सुधार, ये सार्क के मैं कार्य बता रही हूँ, कृषि सुधार के बारे में, या फिर सामाजिक मामले हो गए, पर्यटन हो गया, टूरिज़्म, मानव संसाधन का विकास हो गया, व्यापार, वित्त और अर्थ मतलब अर्थशास्त्र, और कई अन्य, ये इन सारे चीज़ों पर जो है सार्क अपनी निगरानी रखता है। मतलब ये इसका काम है, ठीक है, ये इसकी भूमिका हो गई। तो इसका महत्व के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सार्क का महत्व क्या है? अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि सार्क के बारे में उसका रोल बताएं, उसकी भूमिका, उसके साथ महत्व बताएं, या फिर इस तरह से आ जाए कि क्या उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, किसी भी तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर यही लिखना है। तो आप बताएंगे कि सार्क का महत्व बता देंगे कि ये जो संगठन है, ये दक्षिणी एशिया में जितने भी स्थित देश हैं उनमें शांति कायम करने के लिए, ठीक है, और सद्भाव, शांति सद्भाव करने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप बताना कि इस सार्क का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एक महत्व होता है कि आपसी विश्वास पैदा करना है, कि जो भी दक्षिण एशिया जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, उनमें आपसी विश्वास, और जैसे कि मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, आपसी विश्वास पैदा करना, और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट हो गया कि दक्षिण एशिया के लोगों के बीच में एक तरह से आप बोल सकते हो कि मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। और इसका मतलब क्या हुआ कि सारे देश जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तो मैत्रीपूर्ण संबंध अपने आप ही हो जाएंगे, और उस तरह के अवसर पैदा होंगे, ठीक है, अवसर पैदा करना। और फोर्थ पॉइंट में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता को सुधारना या उसको विकसित करना, ओके,
इसमें क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी भूमिका बता सकते हैं, महत्व बता सकते हैं इसका। उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि सार्क की स्थापना जो है वो सार्क के सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस संगठन के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। और इस संगठन में जो है 9 पर्यवेक्षक देश शामिल है, जो इस पर निगरानी रखते हैं कि हाँ ये ठीक ठीक काम कर रहा है नहीं। जो सार्क की जो भूमिका होती है ना, वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के कल्याण को तो बढ़ावा देना ही होता है, साथ साथ ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी, ठीक है, इन विकास से संबंधित जितने भी अवसर होते हैं ना, उनको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस इतना सा आपने निष्कर्ष में लिख देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो होने वाला है इम्पोर्टेंट, वो है एग्जामिन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। मतलब कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा के विभिन्न आयाम बताने हैं आपने, उनका एनालाइज करना है, परीक्षण करना है उनका। ठीक है, परीक्षण का मतलब होता है उसको एग्जामिन करना, एनालाइज करना उस चीज़ को। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक पर हम बात करेंगे। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो दक्षिण एशिया में जितने भी इसके जो सुरक्षा के जो आयाम हैं, ठीक है, तो जो हम अपने आंसर में यही लिखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में, या भूमिका जब आप लिखेंगे, थोड़ा सा भूमिका ज़रूर लिखा करो। जब भी कोई एग्ज़ाम में आप आंसर लिखते हो ना, जो कम से कम 20 नंबर का है, तो उसकी स्टार्टिंग जो है ना, भूमिका या इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया करो। ठीक है, तो इसके लिखेंगे कि दक्षिण एशिया में जो सुरक्षा के कुछ जो आयाम है वो, या फिर ये बोल सकते हैं जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी जो है वो बहुआयामी है। ठीक है, और टफ भी है, मतलब जटिल भी है और बहुआयामी भी है। कैसे है? उसके कुछ रीज़न है जिसमें उसमें शामिल है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि पावर लिख सकते हैं आप। ठीक है, पावर मीन्स शक्ति, सत्ता। इसमें आप लिखेंगे कि जो दक्षिण एशियाई कंट्रीज़ जो हैं उसमें शक्ति के जो भौतिक मतलब फिज़िकल इंडिकेटर्स होते हैं, भौतिक संकेत। इंडिकेटर तो संकेत ही होते हैं ना, जितने भी होंगे ना। भौतिक मतलब सांसारिक मतलब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो एक तरह से जो भौतिक वातावरण में जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, उन क्षेत्रों के बारे में, पावर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या आएगा? जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, जनसंख्या की बात करेंगे। भूमि क्षेत्र, जो भू क्षेत्र हम बोलते हैं, लैंड हो गया। सैन्य शक्ति हो गई, ठीक है, सेना जिसको बोलते हैं, सैन्य शक्तियाँ हो गई। और अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो भारत का जो एक सेंट्रल जो माना जाता है, जिसको उसे माल और सेवाओं का परिवहन का केंद्र बनाता है। इसको माल और सेवाएं क्या होती हैं कि जो इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है, अपने इंडिया के बारे में जब अगर हम बात करें, तो इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन, जो केंद्रीय एक लोकेशन होती है ना, उसमें जो रीजन होते हैं, क्षेत्र, रीजन्स जो होते हैं ना, इस वो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट गुड्स, और सेकंड है सर्विसेज। इनका क्या है? हब है, ये इम्पोर्टेंट स्थान है ये। ठीक है, परिवहन का, माल परिवहन का और सेवाओं का क्या है? एक केंद्र बनाता है इसे। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय सुरक्षाएं होती हैं उसमें भी इसे ज़्यादा शक्तियां प्रदान की जाती हैं या प्रदान करता है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा, आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट में इसमें मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म मतलब तंत्र, कि क्या तंत्र, क्या मैकेनिज्म काम करता है इसमें, इसके लिए। ठीक है, द सिक्योरिटी इन साउथ एशिया के लिए। तो यहाँ पर होती हैं कुछ संधियाँ होती हैं, जैसे कुछ जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें ना आपसी कुछ संधियाँ और समझौते होते हैं। संधियाँ और समझौते क्यों होते हैं और उनका मतलब क्या है? वो होता है कि क्षेत्रीय एकीकरण या एकीकरण, मतलब कि
इसको आप बोल सकते हो कि क्षेत्रीय आधार पर एक होना। तो क्षेत्रीय एकीकरण के स्तर को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है, जैसे सार्क और दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, सार्क के साथ जो दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता जो है एक, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया तंत्र, मतलब ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तंत्र का मतलब है मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है इस चीज़ का कि इन चीज़ों को लागू किया जाता है। फिर है थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे आइडियाज़। ओके, आइडियाज़ के बारे में कि विचार बोल सकते हैं आप कि क्या विचार काम करता है इनके पीछे। ठीक है, तो विचारों में क्या है कि सुरक्षा खतरों के जो स्रोतों पर नीति निर्माण के निर्णय, मतलब जो सुरक्षा के जो खतरे होते हैं ना, कि किसी भी देश की सुरक्षा को जो भी खतरा होता है उसके लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनानी हैं। ठीक है, और उनका निर्माण किस तरह से करना है, उनका निर्णय लेना, मतलब सुरक्षा की खतरों से निपटने के लिए नीतियाँ और उनके निर्माण के लिए निर्णय लिया जाना। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष में क्या आएगा कि जो जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आंतरिक संघर्ष में, जैसे क्षेत्रीय, जातीय शत्रुता, मतलब जैसे एक कास्ट की दूसरी कास्ट के साथ या एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी के साथ कुछ नहीं बनती है या आपसी मतभेद होते हैं। फिर सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसाएं जो होती है, और युद्ध। ठीक है, युद्ध जैसे आजकल जो यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का होता रहता है, तो इस तरह से। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आंतरिक संघर्ष के अंतर्गत आती हैं। जातीय शत्रुता, सांप्रदायिक हिंसाएं, युद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, पर्यावरणीय सुरक्षा। इसमें क्या होता है कि जो क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी संतुलन होता है ना, जो इको बैलेंस होता है। ठीक है, इको जो बैलेंस होता है उसमें भौतिक पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है और कुपोषण के कारण ये जो इसके खतरे हैं, मतलब एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में क्या आएगा कि जो एक तो इको बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है उसका, और भौतिक पर्यावरण के जो प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण और कुपोषण, ये इसके खतरे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें बाधाएं हैं मतलब। ओके, फिर हम 6 पॉइंट में आप लिखेंगे क्षेत्रीय और वैश्विक कारक, रीजनल और ग्लोबल फैक्टर्स, क्षेत्रीय और वैश्विक रीजन। उसमें क्या क्या आता है, इसमें आप लिखेंगे पॉइंट्स वाइज कि क्षेत्र की जैसे सुरक्षा। ओके, अमेरिका और जैसे रूस जैसी क्षेत्रीय जो बाह्य शक्तियों से भी प्रभावित होती है। मतलब किसी भी देश की जो रीजनल और ग्लोबल फैक्टर्स इसमें ये आते हैं कि क्षेत्रीय में तो क्या आ जाएगा, किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा। ठीक है, और ग्लोबल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, जैसे अमेरिका और रशिया, ये ग्लोबल पावर्स हैं, तो इनसे भी अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना। ठीक है, उसको किस तरह से करना है, उसके लिए किस तरह की नीतियाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, किस तरह के कानून पास किए जाएंगे और किस तरह से उस चीज़ को इंटरनेशनल फोरम में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट में आप लिख सकते हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर जिसको बोलते हैं। तो द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड द कॉम्पिटिंग पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ओके, तो न्यूक्लियर पावर में या परमाणु प्रौद्योगिकी में जो इसका जो प्रसार है, परमाणु प्रौद्योगिकी का जो प्रसार है वो कहाँ कहाँ पर है, भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में एक आपसी राजनीतिक और सामरिक हित बोलते हैं जिसको, राजनीतिक हित और सामरिक हित। ठीक है, इनको लागू करने के लिए या इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जो है परमाणु प्रौद्योगिकी का जो है उसको हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। 8th में लिखेंगे आप जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में क्या है, जलवायु परिवर्तन के
जो अप्रत्याशित परिणाम हैं वो दक्षिणी एशिया को और भी अस्थिर बना सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो हो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, चेंज हो रही है। मतलब जिस तरह से आप देख सकते हो जो जिस तरह से बर्फ़ पिघल रही है, जो धरती का जो एक टेम्परेचर जिस तरह से चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो जलवायु परिवर्तन है, जो जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसके जो परिणाम आने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया को और भी ज़्यादा अस्थिर और उसको आप बोल सकते हैं कि नर्वस या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये परिणाम होने वाले हैं उसकी वजह से अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल बना सकता है। इसके काफ़ी चांसेस हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप जो भी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए ना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, ठीक है, एंड रीजनल इम्बैलेंस इन साउथ एशिया। 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा आपका। ओके, तो इसमें है कि दक्षिण एशिया में मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास और क्षेत्रीय असंतुलन के विभिन्न पहलुओं का आपने आलोचनात्मक क्या करना है, परीक्षण करना है। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले मानव विकास को समझना ज़रूरी है। मानव विकास को व्यापक रूप से उन प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ पर या जिनके माध्यम से व्यक्तियों और समाजों, ठीक है, की भलाई, उनकी स्वतंत्रता और उनके अवसरों का विकास होता है। ये जो होता है ना, ये जो मानव विकास का जो हम बात करते हैं, ये केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होती हैं ये चीज़ें, बल्कि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उनकी शिक्षा हो गया, उनका स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है कि सामाजिक समानता, ठीक है, सामाजिक समानता, ये चीज़ें हो गई, और जीवन स्तर में सुधार। यही तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट की मानव विकास हो रहा है, ठीक है। और जैसे एक संस्था है UNDP। ओके, UNDP क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत होते हैं। इनके अनुसार क्या है कि जो मानव विकास के जो मुख्य उद्देश्य हैं, UNDP बताता है कि मानव विकास के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें जो मनुष्यों को कि चयन की स्वतंत्रता को बढ़ाना, मतलब कि मनुष्य को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी आज़ादी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। मतलब उसको स्वतंत्रता हो, उसे क्या करना है, उसके जीवन की गुणवत्ता में, जीवन जीने के जो उसका लेवल है, किस स्तर पर उसका जीवन है, उसमें सुधार करना, उन्हें अवसर पैदा करना, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर पैदा कराना, ताकि वो अपनी क्षमताओं का क्या कर सके, पूर्ण उपयोग, ठीक है। अवसर मिलेंगे तभी तो अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो पाएगा ना। आप जैसे तुम लोग एडमिशन लेते हो, है ना, टाइम से कई बार बुक्स नहीं आ पाती हैं, उससे पहले ही एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आप जो लिखना चाहते हो या जो पढ़ना चाहते हो, जो सोचते हो कि मैं इस बार फर्स्ट डिवीज़न ले लूँगा, लेकिन अगर बुक्स ही नहीं मिल पाएंगे, वो अवसर ही नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है, तो आप कैसे कर पाएंगे, अपनी क्षमताओं का किस तरह से यूज़ कर पाएंगे आप, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो गेम में बहुत अच्छे होते हैं, वो कोई क्रिकेट में जाता है, कोई चेस में जाता है, कोई अलग अलग गेम के मतलब इंटरेस्ट होता है सबको, लेकिन अगर उनको अवसर ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करेंगे। तो बात वही हो गई कि जीवन की एक गुणवत्ता में सुधार और अवसरों की समानता जब मिलेगी तभी वो उन चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे और जो विकास है वो अच्छा होगा, मानव विकास और ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें क्या होता है ना कि एक जीडीपी को जो है हम केवल विकास का एक मापदंड नहीं मान सकते हैं, बल्कि जो इंसान की बुनियादी जो आवश्यकताएं होती है ना, उनकी कितनी पूर्ति हो रही है, उससे ही जो है मेन मीनिंग उसका यही होता है कि समग्र विकास तभी होगा जब इंसान की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, ठीक है। अब इसमें चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं। चुनौतियाँ
ह्यूमन डेवलपमेंट में चुनौतियाँ क्या क्या आ सकती हैं। हम यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी आपको। तो जैसे चुनौतियों में आप लिखेंगे कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट को, इस मतलब मानव विकास को आगे बढ़ाने में, या उन चीज़ों को और अच्छे से एक मानवीय संतुलन, विकास का जो संतुलन है उसको और अच्छे से अगर बढ़ाने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे आर्थिक असमानता। ये तो आप लोग आराम से समझ ही सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि जो हमारे देश में जो सिचुएशन चल रही है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता जो है वो बहुत ज़्यादा एक गैप आ गया है उसका। ठीक है, तो अर्थ का जो एक समान वितरण होना चाहिए ना, जो पैसे का एक समान वितरण होना चाहिए कि हर इंसान के पास उतना पैसा पहुँचे कि वो अपना जीवन यापन जो है वो आराम से कर सके। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है इसके सामने। तो मानव विकास की जो सबसे बड़ी चुनौतियों में एक सबसे बड़ी आती है जो वो आर्थिक असमानता है। जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें व्यक्तियों के पास जो है सबसे ज़्यादा संसाधन है। कुछ व्यक्तियों के पास मतलब किसी भी देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरे देश का सारे संसाधन में से सबसे ज़्यादा संसाधन किसी एक आदमी के पास है, वहीं बाकी की जो आबादी है वो गरीब है। ठीक है, और सामाजिक असमानता का यहाँ पर क्या होता है, सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आर्थिक असमानता के साथ साथ जब गरीब अमीर का जो खाई बढ़ती जाते हैं तो उसके साथ साथ सामाजिक असमानता भी बढ़ जाती है। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ जो है वो विकास की गति को क्या करती हैं, धीमा करती हैं। गरीबी, बेरोजगारी, क्योंकि देखो जब ये चीज़ें बढ़ेंगी ना, आर्थिक असमानता होगी, संसाधनों का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, या हर इंसान के पास एक प्रॉपर मनी नहीं पहुंचेगी, संसाधनों का हर इंसान यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब गरीबी बढ़ेगी तो सामाजिक असमानता बढ़ेगी, तो इन चीज़ों से का जो परिणाम होगा वो होगा गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ेगी। जब पैसा ही नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो लोगों का जीवन स्तर क्या होगा, नीचे जाता जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट लिखेंगे हम शिक्षा और कौशल की कमी। शिक्षा मीन्स एजुकेशन, कौशल क्या होता है, कौशल मतलब एक हस्तशिल्प कौशल जो होता है ना, जब इंसान में कुछ करने की स्किल होती है, आप स्किल बोल सकते हो, इसको बोलना नहीं है, स्किल ही होता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या होती है, मानव विकास की एक नींव होती है ना, तो वहीं से तो स्टार्टिंग होती है। जब इंसान बड़ा होता है शिक्षा के साथ साथ उसका अपना विकास होता है। हालांकि जो विकासशील देशों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है ना, और वो एक बड़ी समस्या है। विकासशील देशों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, विकासशील देशों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और समस्या भी है। कई क्षेत्रों में क्या होता है ना कि बुनियादी शिक्षा की कमी और उच्च शिक्षा तक पहुंचना, ये दो चीज़ों में ना एक बहुत बड़ी असमानता पाई जाती है। फिर कौशल विकास, जो स्किल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कौशल विकास की कमी होती है, लोगों को वो अवसर नहीं मिल पाते कि जो उनमें स्किल है वो उसका वो अच्छे तरह से उस स्किल को और बढ़ा सके। ठीक है, लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसरों से क्या कर देती है, वंचित कर दिया जाता है। और ये जो युवा पीढ़ी है ना, ये जो रोजगार के जो अवसर होते हैं उनसे उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, समाज में क्या चीज़ बढ़ती है, फिर से वही आर्थिक और सामाजिक असमानता। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा हमारा स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, मेडिकल हेल्प्स। तो जो स्वास्थ्य होता है ना वो मानव विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। हाँ जी बिल्कुल है, जो स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो फिर एजुकेशन भी क्या कर लेगी, कौशल भी क्या कर लेगा। ठीक है, तो कई देशों में क्या होता है ना, जैसे खासकर जो विकासशील देश हैं हमारे, उनमें स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना में आपने देख लिया, कोरोना में क्या हाल हो गया था, पूरा जो हमारा मेडिकल सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया था। ठीक है, चाहे टीकाकरण हो या सुरक्षित जो लेडीज़ की जो डिलीवरीज का होता है, ठीक है, मैटरनिटी, और जो जितने भी रोग होते हैं उनका इलाज, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई ना। तो इन बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या है, यहाँ पर होता है अभाव होता है। कहाँ होता है, विकासशील देशों के सामने ये चुनौती है। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता को ये घटाता है, क्योंकि जहाँ इन चीज़ों का अभाव होगा, और साथ ही साथ जो संक्रामक रोग होते हैं ना, जैसे मलेरिया हो गया, तपेदिक, और कुछ संक्रामक रोग जैसे हृदय रोग,
डायबिटीज़, ठीक है। इनका ये तो ऐसी बीमारियां हैं जो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की गति को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। क्योंकि हमारे देश में तुम देख सकते हो जो हार्ट की जो मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, मधुमेह जिसको बोलते हैं ना, शुगर बोलते हैं, शुगर के पेशेंट, वो किस तरह से ये सारी चीज़ें किस लेवल पे बढ़ रही हैं। तो अगर स्वास्थ्य का अगर ये हाल रहेगा तो कहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सामाजिक असमानताएं, जिसकी बार बार बात हो रही है यहाँ पर, सामाजिक असमानता, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ पर होती हैं, किन किन क्षेत्रों में सामाजिक असमानताएं हम देखते हैं। लिंग के आधार पर, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, बहुत से स्टेट हैं ऐसे। कास्ट के आधार पर, रिलीजन, ये तो बहुत ही बड़ा इशू है हमारे देश में। और अन्य जितनी भी कुछ अलग सामाजिक आधार होते हैं जिन पर सामाजिक असमानता वो मानव विकास को प्रभावित करती है। महिलाएं हो गई, ठीक है, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ज्यूस हो गए, ठीक है। ये सारी इनके खिलाफ क्या होता है, भेदभाव। महिलाओं के खिलाफ कैसे भेदभाव होता है, महिलाओं को एक तो नीचे श्रेणी का समझा जाता है, उनको कमज़ोर समझा जाता है, ठीक है। उनको प्रॉपर अवसर नहीं मिलते हैं कहीं भी काम करने के, उनको पढ़ाया नहीं जाता है। आज भी कितने गांव ऐसे होंगे जहाँ पर महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ जो मेल होते हैं परिवार में या जो बॉयज़ होते हैं उन्हीं को वो सारे अधिकार दिए जाते हैं, सारे अवसर दिए जाते हैं आगे बढ़ने के, बट महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है उन चीज़ों में। तो समाज में जो असमान अवसरों का होना, ठीक है, विकास प्रक्रिया को क्या करता है, रोक देता है। फिर महिला शिक्षा और रोज़गार में कम हिस्सेदारी, जैसे महिलाएं होती हैं, महिलाओं को अभी मैंने जैसे बताया तुम्हें कि शिक्षा में और रोज़गार में इनकी हिस्सेदारी कम मानी जाती है। फिर लिंग आधारित वेतन असमानता, मतलब जैसे कि जो लेबर होते हैं कई बार, तो जहाँ पर मैन होता है ना, जहाँ वो लेबर काम कर एज ए लेबर काम कर रहा है, तो मैन को जो है ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। वहीं पर अगर वुमन भी उसी कहीं पर काम कर रही है उसी जगह पर, तो उसको कम वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ये एक असमानता हो गई। और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं, ठीक है, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, ये भी कुछ रीज़न है जो मानव विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा बनेगा पर्यावरण का संकट या पर्यावरणीय संकट का होना। तो विकास और पर्यावरण संकट का संबंध भी जो होता है ना, वो मानव विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, जिसमें मेन क्या आते हैं, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी कम हो गई है, और जो 4-5 मौसम हुआ करते थे वो नहीं है। तो वो जलवायु परिवर्तन ये इसी को बोलते हैं कि जो नेचुरल जो एक माहौल होता था ना, जो वातावरण होता था, वो तो चेंज हो गया। और वो किस लिए हुआ है, फैक्ट्रीज से, गाड़ियों के धुएं से, पेड़ काट दिए गए हैं, लैंड बची नहीं है। तो ये सारी चीज़ों कारण बनी है जलवायु परिवर्तन के लिए। फिर जल संकट के लिए भी वही सारे रीज़न है। बारिश कहाँ से आएगी, बारिश होती है पेड़ों की वजह से। जब एक जो वाष्पीकरण होता है, जलाशय सारे ख़त्म हो गए, ना तालाब बचे हैं ना नहरें बची हैं, ठीक है। वनों की कटाई, जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो जलवायु परिवर्तन, जल संकट, और जो हमारा जो प्रदूषण बढ़ेगा उससे, ठीक है। ये जो मुद्दे हैं ना, ये जो पूरा हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको हानि पहुंचाते हैं। और यही चीज़ें होती हैं जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं। पर्यावरण के संकट से निपटने के लिए स्थायी विकास मॉडल की आवश्यकता है, ठीक है। स्थायी विकास मॉडल क्या होता है, स्थायी विकास मॉडल होता है कि एक ऐसा मॉडल तैयार करना, एक कुछ ऐसी नीतियाँ बनाना जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों का सामना किया जा सके, और जो प्रकृति की तो रक्षा करेगा ही, उसके साथ साथ मानव विकास के बीच, मतलब मानव और प्रकृति के बीच एक संतुलन भी स्थापित करेगा, ठीक है। 6 पॉइंट हमारा आता है राजनीतिक अस्थिरता एवं युद्ध। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और संघर्ष, ठीक है, युद्ध के बाद संघर्ष, ये भी मानव विकास के आगे बाधाएं हैं। मानव विकास होने, ह्यूमन डेवलपमेंट को विकसित होने से रोकती है। अब जैसे संघर्ष है, जो संघर्ष केवल संसाधनों और जनजीवन को ही नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि शिक्षा, ठीक है, वही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, स्वास्थ्य,
और रोजगार के अवसर, इन सब चीज़ों को भी प्रभावित करते हैं। युद्ध और हिंसा से जो जितने भी देश प्रभावित हैं उनकी आप विकास की प्रक्रिया देख सकते हो आप, ठीक है। और जो लोग आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं उनको भी इन सारी चीज़ों से मतलब दूर रहना पड़ता है, मतलब उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उपलब्ध नहीं हो पाती हैं उनको, तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जो राजनीतिक अस्थिरता एवं जो युद्ध, वो इसी सारी चीज़ों के एक रीज़न बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन नेपाल एंड भूटान। ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें है कि नेपाल और भूटान में जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, ठीक है, राजनीतिक संरचनाएं, उनकी क्या प्रक्रिया है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उस पर एक नोट लिखना है। मतलब नेपाल और भूटान की राजनीतिक संरचनाओं एवं उसकी प्रक्रियाओं पर आपने एक नोट लिखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जिस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर भूटान और नेपाल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, बट इसके साथ साथ अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है मान लो, तो कई बार श्रीलंका के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, श्रीलंका, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा बट अबाउट श्रीलंका, उसका स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और प्रोसेस, ठीक है। ये श्रीलंका के बारे में पहले आ चुका है, बट नेपाल और भूटान पे आता रहता है। मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बट फ़िलहाल हम यहाँ पर नेपाल और भूटान के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जब इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, उसमें बताएंगे कि ये दोनों देश जो है नेपाल और भूटान दक्षिणी एशिया के भाग हैं और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब सार्क, ठीक है, उसके क्या हैं, सदस्य हैं। तो अच्छा, इसमें जो एक अफ़गानिस्तान भी आता है, इस अफ़गानिस्तान को इस संघ में भी शामिल कर लिया गया था 2007 में, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बस हम भूटान और नेपाल की बात कर रहे हैं। ये इनको 1985 में सार्क का सदस्य बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर हम और बात करें इसमें, जैसे कि जो दोनों देश हैं नेपाल और भूटान, इनकी जो संस्कृति है, खान पान, धर्म, विचार, रीति रिवाज और परंपराएं, ये एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले कई शताब्दियों से ना भारत देश के विकास के साथ साथ बहुत नज़दीकी से ये लोग जुड़े हुए हैं, ये दोनों देश। तो नेपाल में क्या है, नेपाल में क्या है कि हिंदुओं की प्रधानता है, ठीक है, हिंदू प्रधानता है। और भूटान में मुख्यतः क्या होते हैं, बौद्धिस्ट, बौद्ध, ठीक है। दो चीज़ें ये हो गई। इसके साथ साथ भूटान जो है, भूटान की आप आबादी बता देना कितनी है, और वहाँ पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक क्या है, राजतंत्र, वहाँ राजतंत्र है, ठीक है। ये चीज़ें बता देंगे। नेपाल जो है वो एक संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष देश है, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। इसके साथ साथ एक संघीय गणतांत्रिक देश है। फिर भूटान और नेपाल के बीच में क्या क्या समानताएं हैं वो आप बता देना, इन दोनों के बीच में समानताएं और थोड़ी सी किस किस पॉइंट पर ये असमान भी हैं, ठीक है। तो इन देशों के बीच में काफ़ी सारी समानताएं भी हैं और विभिन्नताएं भी हैं। सबसे पहले तो नेपाल और भूटान के बीच अगर हम समानताओं की बात कर रहे हैं तो देखो, दोनों देश जो है वो चारों ओर से भूमियों से घिरा हुआ देश है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दोनों ही देश जो है वो भारत और चीन के बीच में स्थित हैं, ठीक है, यहाँ पर है। और दोनों ही देश हिमालय में स्थित है। इन दोनों देशों में से कोई भी किसी भी विदेशी शक्ति के अधिकार में नहीं था। और ये दोनों ही देश जो है वो रोजगार और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन पर, मतलब टूरिज्म पर निर्भर करते हैं। इनका अपना कोई एक तरह से मतलब इनका जो अर्थ का जो सोर्स है ना, पैसे का सोर्स, वो टूरिज्म है। उसी पर काफ़ी हद तक ये दोनों कंट्री जो है वो निर्भर करती हैं। फिर अगर मान लीजिए कुछ आप इसमें से इनके भिन्नताओं के बारे में अगर बात करते हैं कि इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं,
ठीक है। ये तो भौगोलिक भिन्नताएं होंगी जो मैं बता रही हूँ कि नेपाल जो है भारत के कई सांस्कृतिक समानताएं आपस में साझा भी करते हैं ये लोग। जबकि भूटान में क्या होता है कि जो तिब्बती प्रभाव, भूटान में क्या है, जो तिब्बती प्रभाव है ना, वो ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त नेपाल जो मुख्य रूप से हिंदू आबादी वाला देश है, जिसमें मुस्लिम और बुद्ध जो है वो अल्पसंख्यक में है। और भूटान में मुख्य रूप से मेनली जो है वो बौद्धिस्ट लोग रहते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और जो हिंदू हैं वो कम, हिंदू धर्म वाले कम लोग हैं, अल्पसंख्यक माना जाता है उनको वहाँ पर। तो भूटान में जो आज भी एक संवैधानिक राजतंत्र देश है, जिसमें जो देश का राजा होता है ना, राजा ने ही संसद को अधिक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए हुए होते हैं। यहाँ जो राजा होता है वो देश का प्रमुख होता है। भूटान के बारे में बात कर रही हूँ मैं। और जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं ना, वो प्रधानमंत्री की जो एक कैबिनेट होती है ना, जिसका मेन प्रधानमंत्री होता है, उसको सारी शक्तियाँ दी हुई होती हैं। दूसरी ओर जो नेपाल है, नेपाल में क्या है, नेपाल में एक संवैधानिक पहले था, राजतंत्र था, और 2008 के बाद वहाँ पर जो राजशाही को ख़त्म करके एक लोकतांत्रिक देश, एक गणतंत्र बना दिया गया उसको। लेकिन आज जो नेपाल एक संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है, लिख देती हूँ, संसदीय लोकतंत्र है नेपाल। लेकिन अब जैसे कि भूटान है, भूटान एक बौद्ध प्रधान देश है, जबकि नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर जो धर्म की बात होती है दोनों देशों में, जब इन दोनों देशों में हम धर्म के बारे में कुछ जब बात करते हैं, तो प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता जो है वो हिंदू धर्म को मिली हुई थी। बट 2006 के बाद इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए, ठीक है। जबकि जो एक नई गठित जो सभा गठित हुई थी प्रतिनिधियों के द्वारा, नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक नया धर्मनिरपेक्ष देश, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारा बता देना है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह से सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं, उनका प्रमुख कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देनी है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि अभी हाल ही में जो श्रीलंका में हुआ था, जो एक जातीय संघर्ष हुआ था, उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन बनता है। तो डिस्कस जेनेसिस ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका, ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था, जातीय संघर्ष की उत्पत्ति, ठीक है, कि क्या कारण थे, क्यों उत्पत्ति हुई थी जातीय संघर्ष की, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। देखो, इसमें जो श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था, उसकी जो रूट थी वो औपनिवेशिक युग से रही है, और ये मुख्य रूप से 20वीं सदी की घटना थी, ठीक है। हम इसके रीज़न पर बात करेंगे, कौन कौन से रीज़न रहे हैं। सबसे पहले रहेगा आप ये आर्थिक विकास कर लेंगे हम। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास किस तरह से कारण बन सकता है। देखो, शिक्षा का प्रसार हुआ और आर्थिक विकास, ये दोनों जो चीज़ें थी, शिक्षा का प्रसार मतलब लोग शिक्षित होने लगे थे, समझने लगे थे, और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, ठीक है, समाज में परिवर्तन हुआ, लोग समझने लगे, अपनी समस्याएं एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे, और अपनी समस्याओं के समाधान को जुटाने लगे, कारण खोजने लगे। जिसमें क्या था कि जैसे जाति व्यवस्था जो थी उस टाइम, वो सबसे बड़ा रीज़न थी उन दिनों समाज में, जाति व्यवस्था, ठीक है। तो जाति व्यवस्था के क्या क्या खतरे हो सकते थे समाज के लिए, उन चीज़ों की लोगों को समझ आने लगी थी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश राज, ठीक है। ब्रिटिश राज का क्या प्रभाव था, अंग्रेजों ने कौन सी रणनीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो, ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिससे जो जातीय तनाव था, जो जातीय तनाव था वो क्या था, बढ़ गया था। फॉर एग्जांपल, जैसे अंग्रेज़ों ने तमिलों के पक्ष में क्या निर्णय लिए थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा के जो संसाधन हुआ करते थे, मतलब जो एक्सेस थी ना, जो अंग्रेजी भाषा को सीखने की जो एक्सेस थी, मतलब इंग्लिश भाषा को सीखने के जो रिसोर्सेज थे, उसको क्या कर दिया था, महंगा कर दिया था, और उन तमिलों की पहुंच से दूर कर दिया था, ठीक है। दूर कैसे होगा, उसको महंगा कर दिया एक तो, ठीक है।
और दूसरा प्लेसिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स इन प्रीडोमिनेंटली तमिल एरियाज़, मतलब तमिल जहाँ पर लोग तमिल बहुल क्षेत्र था, जहाँ पर ज़्यादातर तमिलियंस रहते थे, उन क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा के स्कूल खोल दिए गए थे। ठीक है, तो पहला तो क्या था कि अंग्रेजी भाषा के जो साधन थे, शैक्षिक संसाधन थे या इंग्लिश को सीखने के जो साधन थे, उनको उनकी पहुँच से दूर कर दिया या असमान पहुँच प्रदान कर दी, मतलब किसी को इंग्लिश सीखने के अधिकार दे दिए, किसी को नहीं दिए अवसर। फिर जहाँ पर तमिलियंस रहते थे वहाँ पर अंग्रेजी भाषा के स्कूल खोल दिए। तो इससे क्या था ना कि जो तमिलियंस लोग थे वो अपनी भाषा को रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन अब वहाँ पर फूट डालो राज करने की नीति थी ना, तो एक और लैंग्वेज ला दी, जिसकी वजह से दोनों मतलब तमिल में ही, उस तमिलियन समाज में ही असमानता लोगों में आपस में घर करने लगी थी। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे सीलोन नागरिकता अधिनियम। सीलोन नागरिकता एक अधिनियम लाया गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था कि 1948 के बाद, मतलब फ्रीडम तो हमें 47 मिल गई थी, उसके बाद सीलोन संसद ने एक कानून पारित किया, जिसमें क्या था कि जो भारतीय तमिल थे ना, उनके लिए, जो भारतीय तमिल थे उनके लिए नागरिकता, ठीक है, वो प्राप्त करना कठिन कर दिया गया था तमिलियंस के लिए। ठीक है, ये था सीलोन नागरिकता अधिनियम। मतलब नागरिक जो थे ना, तमिल जो लोग थे, उनके लिए अपने ही देश में नागरिकता के जो अधिकार थे वो उनको ना मिले, उसके लिए उन चीज़ों के लिए एक अधिनियम लाया गया और उनके लिए, तमिलियंस के लिए नागरिकता, जो एक नागरिकता क्या होती है, मतलब अपने देश में रहने का एक अधिकार होता है ना, जिसको संविधान देता है, वो प्राप्त करना उनके लिए कठिन कर दिया गया था। फिर कुछ राजनीतिक मांगे थी। राजनीतिक मांगे, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाएगा। इसमें था कि जो तमिलियन जातीय समूह था, क्योंकि श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, या तो इंग्लिश या फिर तमिल, मेनली तमिल बोली जाती है। तो जो तमिल जाति समूह ने ना भेदभाव जो हो रहा था उनके साथ, उसका मुकाबला करने के लिए कुछ राजनीतिक मांगे अपनी रखी, जिसमें क्या क्या शामिल थी कि सरकार में एक तो संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, संतुलित प्रतिनिधित्व, जो सबका प्रतिनिधित्व समान करे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आप लिखेंगे एक संघीय राजनीतिक संरचना जो तमिलों को स्वायत्तता प्रदान करेगी। ठीक है, संघीय राजनीतिक संरचना, इसका निर्माण होना चाहिए। और एक अलग राज्य की डिमांड रखी गई, जिसका नाम था तमिल ईलम। ठीक है, तमिल ईलम, उन्होंने मांग रखी कि हमें एक अलग राज्य चाहिए जिसका नाम होगा तमिल ईलम। ठीक है, ये कुछ मांगी थी जो रीज़न हुई थी, जो एक जाति संघर्ष क्यों हुआ था, क्या कारण थे जिसकी वजह से ये सब हुआ, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे यहाँ पर। इसमें आप लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में लिखेंगे कि इस संघर्ष के कारण ही क्या हुआ था, कई दशकों तक हिंसा, और लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगे थे, स्टेट चेंज होने लगे थे और उन पर अत्याचार हुए। नॉर्वे सहित कुछ अलग इंटरनेशनल पावर्स थी जिन्होंने शांति वार्ता में कुछ मतलब हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी कि ये सारी चीज़ें रुक जाएं, बट जो युद्ध था, जो लड़ाई थी, वो जारी रही, उसका कोई फल नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं निकला, पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कुछ ना शॉर्ट नोट आएंगे आपको लिखने के लिए। शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग अबाउट 200, जो शॉर्ट नोट होंगे ना वो 200 शब्दों में आपको लिखने हैं, 10 नंबर का एक होगा। ठीक है, तो पहला है, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्षेत्रीय संघर्ष है, क्षेत्रीय संघर्ष, उसके ऊपर टिप्पणी करनी है आपने, शॉर्ट नोट लिखना है। और दूसरा है दक्षिणी एशिया में जलीय राजनीति, जल की जो राजनीति है, जलीय राजनीति, ये 2 पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद पेपर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहला है टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इस पर बात करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी क्षेत्रीय संघर्ष हुए हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट तो जो सबको पता है, जो है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर जो है ये इन दोनों के बीच संघर्ष का एक मेन विवाद रहा है आज तक,
ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे इस क्षेत्र पर दावा करते हैं दोनों ही देश, रियासत जो पूर्व रियासत है जम्मू और कश्मीर पर अपना दावा करते हैं। संप्रभुता की बात आ गई, संप्रभुता, ठीक है। तो भारत का ये दावा है कि जो क्षेत्र है ना वो भारत का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान और जो संयुक्त राष्ट्र के उन प्रस्तावों पर विचार करना चाहता है जिनमें आत्मनिर्णय का प्रावधान है। मतलब पाकिस्तान कहता है कि इस पर कश्मीर पर जो है उन चीज़ों का निर्णय लेना चाहिए, या जो निर्णय संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव रखे गए हैं कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से, वो उन पर जो निर्णय लिए गए उनका प्रावधान है उसको फॉलो करे। बट इंडिया कहता है कि जो दावा करता है कि क्षेत्र जो है कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। फिर नियंत्रण की बात करते हैं कि जो भारत इस क्षेत्र के लगभग 50% हिस्से पर नियंत्रण रखता है, जबकि पाकिस्तान का जो जितना कंट्रोल है वो सिर्फ 30% ही उसका वहाँ पर नियंत्रण रखता है। फिर आप साल्टोरो रिज के बारे में बात करेंगे, साल्टोरो रिज। उसके बाद सर ग्रीक आ जाएगा, ग्रीक के बारे में बात थोड़ा लिख देंगे। फिर नियंत्रण रेखा है, LOC जो है, ये कुछ चीज़ें। साल्टोरो रिज के बारे में जैसे कि भारत की जो ये पर्वत श्रृंखला है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे गिलगिट और बलाचिस्तान का पार्ट मानता है। सर ग्रीक में क्या है कि ये सिंधु नदी जो होती है ना, जो डेल्टा में 96 किलोमीटर तक एक दोनों देश के बीच में, ये भी एक विवादित जगह है। तो भारत एक मध्य रेखा का दावा करता है यहाँ पर, ठीक है। और जबकि पाकिस्तान का दावा है कि ये जो रेखा है ये नदी के जो मुहानों से होती हुई पूर्वी तट के साथ चलती हुई, मतलब उसको पाकिस्तान अपना पार्ट मानता है। LOC के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक सैन्य नियंत्रण होती है जहाँ पर सेना का नियंत्रण है। जम्मू और कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान उस चीज़ को नियंत्रित रखती है 2 भागों में, और जो वास्तविक सीमा के रूप में जो है वो कार्य करती है। कौन करती है? सेना, दोनों देशों की, ठीक है। ये हो गया। फिर है हाइड्रोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। दक्षिणी एशिया से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हाइड्रोपॉलिटिक्स, जल राजनीति जिसको बोलते हैं, जल की राजनीति, ठीक है। इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, जैसे दक्षिणी एशिया में जो नदियाँ होती हैं ना, नदियों के जो तटीय क्षेत्र हैं, पर्यावरण है, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी जितने भी आत्मनिर्भरता से जुड़े हुए हैं। ओके, दक्षिणी एशिया के जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, तटीय क्षेत्र, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उनके बीच में सहयोग होना जरूरी है, लेकिन पानी के लिए क्या हो रही है? प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है। ओके, जल राजनीति में क्या होता है कि जल का जो सहयोग है ना, जल राजनीति में जल सहयोग मतलब जल का बंटवारा होने के लिए एक सहयोग चाहिए। तो जल सहयोग को नकारा तो नहीं जाता, बल्कि सहयोग को ही जल राजनीति माना जाता है। ओके, और इतिहास में भी ये देखा गया है कि जितने भी पानी से जुड़े हुए विवाद है ना, वो उनसे जो युद्ध की स्थिति कम ही देखी है। मतलब युद्ध की स्थिति किसी भी 2 देशों के बीच जब युद्ध की एक स्थिति जब बन रही होती है ना, तो जो जल विवाद है वो थोड़ा सा फिर भी कम रहता है समस्याएं उसकी। इसलिए राज्यों को जो करना क्या चाहिए कि जो समझदारीपूर्ण से आपसी सहयोग से जल की जो राजनीति है उसको कायम रखना चाहिए। फिर संरक्षण और साझाकरण में भी जो जितनी जटिलताएं आती हैं उनको समझना चाहिए। फिर जल राजनीति के सहयोग से जितने भी पड़ोसी देश होते हैं उनके बीच स्थिरता और आत्म विश्वास का निर्माण, ठीक है। मतलब एक दूसरे पर इतना विश्वास होना चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ें जो है वो दोबारा से ना बने। फिर जल राजनीतिक सहयोग से जो पड़ोसी देशों के बीच में क्या होती है, आपस में जो रिश्तों में एक स्थिरता आती है, विश्वास बढ़ता है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें मुख्य आधार बनती है राजनीति के बारे में, ठीक है। भारत और जो भूटान के बीच में जो जल विद्युत सहयोग है वो 5 दशकों से भी पहले से भी ज़्यादा शुरू हो चुका है और अभी तक ठीक चल रहा है वो। फिर लास्ट पॉइंट आप लिख दोगे कि भारत को भूटान से 5000 मेगावाट जो एक बिजली मिलती है, विद्युत उत्पादन और आयात की अनुमति थी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पेपर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और पेपर अच्छे से करके आना एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।